गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो टॉपिक देख रहे थे वो ये था एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट इन अ सर्कुलर लूप। तो ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसका डिस्कशन हमने शुरू कर दिया था और कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस हो चुके थे, वो फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो ये आपका एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट की डायरेक्शन ये जो एरो से है वो दिखाई है। सो करंट इज़ लाइक दिस। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हम एक सिंपल राइट हैंड रूल से बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इसके लिए मुझे पकड़ना पड़ेगा इस लूप को हाथ में, किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, और मैं देख सकता हूँ कि ये थंब जो है दैट इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट ऐसे अंदर जा रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा रहेगा। और इसी की वजह से आई एम इंटरेस्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ जेड। एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज जेड, यानी ये पॉइंट ओ, यानी ये ओरिजिन ले लो। सो ओ टू पी ये जो डिस्टेंस है वो है जेड। ये एंगल थीटा है। सो बाय यूजिंग ज्योमेट्री वी कैन प्रूव दैट दिस एंगल इज आल्सो थीटा। तो ये एक डिस्कशन हुआ था। एक और डिस्कशन हुआ था, वी आर एज्यूमिंग दिस एलिमेंट एंड हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट कैरिंग करंट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने बायोट-सावर्ट लॉ यूज़ कर लिया था। बायोट-सावर्ट लॉ से इट इज़ म्यू 0/4 पाई dl क्रॉस r अपॉन आर क्यूब, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब यहाँ पे व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन dl क्रॉस r, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा dl r साइन फाई। लेट अस एज्यूम कि फाई इज़ द एंगल बिटवीन दैट एलिमेंट एंड r। तो ये पॉइंट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। देखो ये जो थीटा दिख रहा है ना, दिस इज़ नॉट एंगल बिटवीन एलिमेंट dl, ये यहाँ पे आपका एलिमेंट जिसकी लेंथ है dl एंड r। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड y एक्सिस। सो यहाँ पे जो एंगल है, और मैंने ये भी बताया था कि अगर आप टॉप व्यू से देखते हो इसको तो आपको दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। तो ये है एलिमेंट dl और ये है वेक्टर आपका r। तो आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है दिस इज परपेंडिकुलर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड हेंस यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपका दैट विल बी 90 डिग्री। तो dB इज म्यू 0/4 पाई dl r साइन ऑफ 90 डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो अब मैं ये मिटा देता हूँ। हाँ जी, तो अब ये एक r कैंसिल हो जाएगा। वी हैव म्यू 0/4 पाई dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हमें देखनी है, r। व्हाट इज़ दिस r? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। मैं इसको नाम देता हूँ a। सो AOP ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इस हिसाब से हाँ जी, सो AOP जो है दैट इज़ योर राइट एंगल ट्रायंगल, और उसकी वजह से दिस r कैन बी रिटन एज रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस। नाउ व्हाट इज़ द रेडियस? तो रेडियस के लिए आपके यहाँ पे जो सिंबल यूज़ किया है दैट इज़ कैपिटल R। कैपिटल R इज़ द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप। सो इट इज़ z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एंड यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो r स्क्वायर है। सो हियर I can write r square is equal to z square plus capital R square. So ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। So I have म्यू 0/4 पाई dl अपॉन z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब बढ़ते हैं आगे। एक और चीज़ है यहाँ पे, वो ये है। अब ये पार्ट होने के बाद शायद मेरे पास जगह कम रहेगी, अभी मुझे जगह अरेंज करनी पड़ेगी। कुछ प्रॉब्लम ऐसा है कि अब यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको अगर मैं दो पार्ट्स में रिजॉल्व करता हूँ, सो दो पार्ट्स हैं कौन सा? एक पार्ट जो है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल एंड अनदर पार्ट इज़ वर्टिकल। तो ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है दैट बिकम्स dB साइन थीटा एंड द पार्ट विच इज़ वर्टिकल दैट बिकम्स dB cos थीटा। एक बन जाता है dB साइन थीटा और जो वर्टिकल पार्ट है दैट बिकम्स dB cos थीटा। ये किसकी वजह से है? ये इस एलिमेंट की वजह से है। अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा एलिमेंट कंसिडर करता हूँ, ये वाला,
तो इसकी वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाऊंगा तो उसकी वजह से जो डायरेक्शन रहेगी वो कैसी रहेगी, देखो। तो उसके लिए मुझे इसको ऐसे राइट हैंड में पकड़ना पड़ेगा और ये थंब जो है दैट इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट ऐसा है, तो उसकी वजह से जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो ऐसे रहेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो ऐसे रहेगा। और उसको अगर मैं दो पार्ट्स में रिजॉल्व करूँ तो जो उसका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट रहेगा वो रहेगा डी बी साइन थीटा। हाँ, मैग्नीट्यूड विल बी सेम, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, पॉइंट भी हमने सेम ले लिया है, सो इट विल बी डी बी साइन थीटा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डी बी साइन थीटा जो इस एलिमेंट की वजह से है और ये डी बी साइन थीटा जो यहाँ के एलिमेंट्स की वजह से है, लेट अस से इट इज़ बी। तो बी पे जो एलिमेंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ए पे जो एलिमेंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों कॉम्पोनेंट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। और ये हर जगह पे, यानी यहाँ पे मैं एक एलिमेंट ले लूँ और उसका डायमेट्रिक अपोजिट दूसरा एलिमेंट ले लूँ, तो ये सारे एलिमेंट्स के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट बचेगा दैट विल बी ओनली वर्टिकल कंपोनेंट, दैट विल बी डी बी कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा उस पॉइंट पे दैट विल बी वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ओनली। सो जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो रहेगा, अब आपके बुक में सिंबल क्या यूज़ किया है, दैट इज बी। हाँ, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, दे हैव शोन इट लाइक इंटीग्रेशन ऑफ डी बी जेड। वाई डी बी जेड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो कैंसिल हो रहा है। तो उसकी वजह से आई कैन राइट दिस इज नथिंग बट डी बी कॉस थीटा। अब डी बी हमें पता है, डी बी ये आ रहा है आपका, सो इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई डी एल अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब ज़रा कॉस थीटा पे ध्यान देते हैं कि कॉस थीटा हमारा क्या आ सकता है। तो कॉस थीटा इस डायग्राम में देखो, अगेन लेट अस सी ट्रायंगल ए ओ पी। तो ट्रायंगल ए ओ पी में कॉस थीटा जो आ रहा है आपका, सो कॉस थीटा इज एडजेसेंट साइड दैट इज आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस इज स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है आपका, रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो इट इज रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाता है, लेट मी सी जगह है क्या, ठीक है, ये इतनी जगह मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ। सो आई एम गेटिंग बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू ज़ीरो 4 पाई डी एल अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू व्हाट अबाउट कॉस थीटा। तो कॉस थीटा है आपका आर अपॉन रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ कांस्टेंट है उनको मैं पहले बाहर ले लेता हूँ, तो नहीं, पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। लेट अस टेक बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई डी एल और ये रहा आपका आर डिवाइडेड बाय, वी आर गेटिंग इट इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 3/2। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, 1 + 1/2 पावर रहेगी 3/2। अब यहाँ देखो कौन कौन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई है, रेडियस ऑफ द लूप ये कांस्टेंट है, जेड वो पॉइंट वो भी हमारा वहीं पे है तो वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये सब कांस्टेंट है, तो व्हाट आई एम गेटिंग इज बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन में सिर्फ रहेगा डी एल। सो व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ डी एल? सो डी एल यानी क्या है, एडिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो एडिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स यानी वहाँ पे हमें मिल जाता है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। एडिशन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स यानी लेंथ ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये ब्रैकेट रेस टू 3/2, ये ब्रैकेट रेस टू 3/2 इंटू ये आ जाएगा आपका 2 पाई आर। आई होप ये दिख रहा है, यस ये आ रहा है आपका 2 पाई आर। अब सो ये 2 पाई और ये 4 पाई, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2 और जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आपको दिखेगा, अब मैं ये जगह यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ी जगह है मेरे पास,
पूरे एक्सप्रेशंस में सब जगह पे एक क्वांटिटी हम भूल गए। बायोट-सावर्ट लॉ मैंने थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पे चाहिए था करंट आई, हर जगह पे करंट आई लिखना में रह गया, छूट गया मुझसे। एवरीवेयर देयर विल बी वन मोर एडिशनल टर्म दैट इज नथिंग बट आई, सो हियर इट इज आई, आई, यहाँ पर भी आई और यहाँ पर भी आई। अब देखो यहाँ पे 2 पाई और ये 4 पाई है तो ये कैंसिल हो जाएगा। व्हाट आई एम गेटिंग इज b is equal to mu 0, then we have I r square क्यों? क्योंकि ये r और ये एक r है, वो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, डिवाइडेड बाय ट्वाइस z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ब्रैकेट रेज़ टू 3/2। दिस इज द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप, ऑन द एक्सिस, तो ये उसका एक्सिस है। तो इस एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस z फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो इतना रहेगा। और इसे आप थोड़ा सा अच्छे से इस एक्सप्रेशन को याद रखो। आगे चल के एक स्पेशल केस भी बनती है, बट उससे पहले आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा क्राउड ज़्यादा बढ़ गया है, मैंने थोड़ा डायग्राम को उस तरफ लेना चाहिए था, बट एनीवे कोई भी डाउट रहे किसी भी स्टेप में तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी, वो थी करंट को लिखना, तो करंट को मैंने लिख दिया है। एंड फाइनली वी हैव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप along the axis of that loop। अब एक चीज़ हमने एक क्वांटिटी डिराइव कर ली थी, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप अगर हमें चाहिए तो क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप अगर हमें चाहिए तो ये जो z है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली उस सेंटर पे ही है। तो ये जो z है वो 0 हो जाएगा। अगर मैं z को 0 कर देता हूँ तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बनता है दैट इज mu 0 I r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस। अब ये z तो 0 हो जाएगा, तो z 0 है तो r स्क्वायर ब्रैकेट इज टू 3/2, r स्क्वायर ब्रैकेट इज टू 3/2, दैट गिव्स, ये r स्क्वायर ब्रैकेट इज टू 3/2, दैट गिव्स mu 0 I r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस r क्यूब। तो ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर नीचे कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज म्यू 0 आई अपॉन 2r, म्यू 0 आई अपॉन 2r। ये भी उन्होंने डिराइव करके दिया है, ये दिया है उन्होंने कहाँ पे? यस, पेज नंबर 244 इक्वेशन 10.54। और ये सेम एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिया है, ये ऑलरेडी हमने डिराइव कर लिया है बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, ठीक है। बट यूजिंग दिस रिजल्ट एज वेल, ये मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ये रिजल्ट लेके भी हम ये डिराइव कर सकते हैं। सो ये था एक और तरीका इसको डिराइव करने का। सो ये केस उन्होंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। एक और चीज़ यहाँ पे उन्होंने बताई है वो ये है कि वी आर कंसिडरिंग ओनली वन सिंगल टर्न। इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो इन केस ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली आपको n से मल्टीप्लाई करना है। इन केस ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे आपको n नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना है। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 10.55 ऑन पेज नंबर 244। सो ये डिस्कशन उन्होंने यहाँ पे कर लिया है। ये थी लास्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। यस, ये भी एक एप्लीकेशन है बायोट-सावर्ट लॉ की, और ये लास्ट एप्लीकेशन थी। इसके ऊपर डेरिवेशन आ सकता है, और ये 3 या 4 मार्क के लिए ये डेरिवेशन आपको पूछा जा सकता है। डेरिवेशन सिंपल है, बट कहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स जो है वो जो पता होने से वो ये है कि जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। DL और R में जो एंगल वो समझ लेते हैं, वो समझ लेते हैं कि इट इज़ एंगल थीटा। ये थीटा एंगल DL और R में नहीं है। R और DL में जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। इसे आप अच्छी तरह से समझ लो, टॉप व्यू से आपको उसके लिए देखना पड़ेगा। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन R एंड Z एक्स, सॉरी, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन R एंड कौन सा एक्सिस है ये? Y एक्सिस, ठीक है। सो ये था
डिस्कशन, ये कुछ पॉइंट्स है जिसमें स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं और अटक जाते हैं उस डेरिवेशन में। तो कहीं पर भी कोई पॉइंट है जहाँ पे आप अटक रहे हो किसी पर्टिकुलर डेरिवेशन में, देखो डेरिवेशंस आपको स्किप नहीं करने हैं, ये डेरिवेशन आते हैं, बहुत पहले से आ रहे हैं ये डेरिवेशन, और ये 3 या 4 मार्क के लिए ये डेरिवेशन आपको पूछा जा सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड विद दिस डेरिवेशन। ओके, सो ये डेरिवेशन अभी ख़त्म हो गया है। कुछ पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं रिगार्डिंग सेम थिंग, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं पेज नंबर 244 पे। जो डिस्कशन किया है बहुत ही सिंपल डिस्कशन किया है, बट उससे पहले ना कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये आपने सुना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में अगर हम कुछ दिखाना चाहें कि रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज या फिर 2 चार्जेस यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम कैसे दिखाएं? सपोज वी हैव पॉजिटिव चार्ज हियर एंड एक मिनट, सपोज वी हैव पॉजिटिव चार्ज हियर एंड निगेटिव चार्ज, ठीक है। सो वी शो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइक दिस, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है जो अभी तक इस चैप्टर में नहीं आई हैं, बट मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि जो अगला पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया है वो इन्हीं टॉपिक के ऊपर है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि दिस इज़ अ मैग्नेट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक है। मैं ज़रा अलग दिखाता हूँ, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। सो द strength of north pole is concentrated at a single point inside the magnet. Similarly, strength of south pole is concentrated at a single point inside the magnet. तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे start from north pole and come back to south pole. I am not saying terminate होती है, terminate नहीं होती, यहाँ पे terminate होती है because अब क्यों वो भी मैं बताता हूँ। and they form a closed loop. so मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो बाहर कहाँ से आती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती है नॉर्थ पोल से, साउथ पोल से वो रिटर्न अंदर आ जाती है and they form a closed loop इस तरह से। सो यू कैन शो मल्टीपल फील्ड लाइंस, ऐसी आप मल्टीपल फील्ड लाइंस दिखा सकते हो। सो कॉमन थिंग क्या है इनमें कि ये फील्ड लाइन जो है दे कम आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड कम बैक थ्रू साउथ पोल। तो यहाँ से ये ऐसी फील्ड लाइंस आती है, यानी एक छोटी सी बात, नॉर्थ पोल से लाइंस बाहर आती है और साउथ पोल से ये लाइंस अंदर जाती है। दीज आर सम कन्वेंशंस विच आर एज्यूम फॉर सम सिंप्लिसिटी, कुछ अलग डेरिवेशंस के लिए वगैरह वगैरह। जैसे यहाँ पे हमने एक कन्वेंशन देख लिया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह फोर्स का, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस के बारे में भी यही एक रूल हम एज्यूम करते हैं। अब बात ऐसी है कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि द लाइंस आर टर्मिनेटिंग। यहाँ पे लाइंस टर्मिनेट क्यों नहीं हो रही है? वाई दे आर फॉर्मिंग अ क्लोज लूप। कारण ऐसा है कि आप एक निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट कर सकते हो। आप एक निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट कर सकते हो। यू कैन हैव सेपरेट इलेक्ट्रॉन, सेपरेट प्रोटॉन, बट यू कैनॉट हैव सेपरेट नॉर्थ पोल एंड सेपरेट साउथ पोल। आप इस मैग्नेट को 2 टुकड़े कर दोगे तो ये नॉर्थ पोल और फिर से दूसरा साउथ पोल यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ और ये साउथ बन जाएगा। यानी यू कैन नॉट हैव सेपरेट नॉर्थ पोल और सेपरेट साउथ पोल, ये दोनों हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहेंगे। भले आप मैग्नेट के कितने भी टुकड़े करो, देयर विल बी ऑलवेज नॉर्थ एंड साउथ इन दैट पीस ऑफ मैग्नेट। तो इसके लिए हम ये बोलते हैं कि दे आर फॉर्मिंग अ क्लोज लूप। यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बनता क्योंकि यू कैन सेपरेट पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। तो एक बात ये बस डिस्कस करना था, बाकी कुछ नहीं। मेन बात ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से बाहर आती है और साउथ से अंदर जाती है। ये समझ गए? तो अगला डिस्कशन हम शुरू कर देते हैं। देखो यार, मेरे पास अगर एक लूप है, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से है, तो मैं ये आराम से बता सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, कैसे, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर ऐसे
अंदर जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी है, ठीक है। ये कैसे बता सकता हूँ, मेरे पास राइट हैंड रूल है, तो राइट हैंड रूल के हिसाब से ये कंडक्टर को किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे मैं उसको पकड़ता हूँ और थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मुझे पता है कि करंट ऐसे जा रहा है, यानी करंट ऐसे बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो थंब इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मेरी कर्व फिंगर्स देखो, तो कर्व फिंगर जो है वो ऐसे बाहर से अंदर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये हम पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये ऐसी रहेंगी। पर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक दूसरा रूल बना लिया है। ये ऐसा राइट हैंड लिया उन्होंने, और ये राइट हैंड उन्होंने ऐसे पकड़ा, इस लूप के पीछे ऐसे रखा है, एंड द फिंगर्स, कर्ल्ड फिंगर्स शो डायरेक्शन ऑफ करंट, देन मैग्नेटिक द थंब, स्ट्रेच थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और हम ये अब देख सकते हैं कि द लाइन्स आर कमिंग आउट लाइक दिस, थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे बाहर आ रही है तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, और यहाँ से अंदर जा रही है यानी ये साउथ पोल हो जाएगा। ये डिस्कशन उन्होंने वहाँ पे किया है, पेज नंबर 244। फिगर मैं आपको बता सकता हूँ 10.21 में एक हाथ आपको ऐसे दिखाई देगा। फिर से एक बार बता देता हूँ क्या डिस्कशन उन्होंने किया है। उन्होंने ऐसा राइट हैंड लिया और कर्व फिंगर जो है, द कर्व फिंगर्स आर शोइंग डायरेक्शन ऑफ करंट, इन दैट केस थंब शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी फील्ड लाइन्स ऐसी बाहर आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है। और अगर फील्ड लाइन्स यहाँ से बाहर आ रही है, यानी ये साइड जो है ऊपर वाली ये नॉर्थ हो जाती है और ये साइड हो जाती है वो साउथ, यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस करंट कैरिंग लूप इज एक्टिंग एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। यस, दिस करंट कैरिंग लूप इज एक्टिंग एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, जिसमें एक साउथ पोल है, एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है। तो ये भी डिस्कशन उन्होंने यहाँ पे कर लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ऑन द सेम पेज, वो है सर्कुलर लूप कैरिंग करंट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्यों है ये हमने देख लिया, क्योंकि ये जो लूप है, इफ़ इट इज़ कैरिंग करंट, सो इट इज़ हैविंग नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल, सो दैट्स वाई इट कैन बी कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल। नेक्स्ट, उन्होंने कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे डिराइव कर लिए हैं। तो जो पहले हमने डेरिवेशन किया है मैग्नेटिक फील्ड का, वो है B इज इक्वल टू म्यू 0 I R स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 3/2। ये डेरिवेशन हमने किया। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस लूप, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस लूप। हालांकि ये दो लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड चाहिए, मैंने डायग्राम थोड़ी गड़बड़ कर दी है। सो इफ़ दिस इज द एक्सिस ऑफ द लूप, तो इस एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये रहेगा। अब उन्होंने एक केस कंसिडर की है, वो केस कुछ इस तरह से है कि इफ़ z इज़ फार ग्रेटर दैन r, z की वैल्यू r से बहुत ज़्यादा है, इन दैट केस r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैन बी अप्रोक्सीमेटली टेकन एज जेड स्क्वायर ओनली। तो ये r स्क्वायर यहाँ से हम निगलेक्ट कर सकते हैं। इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड जो आपका रहेगा दैट विल बी म्यू 0 I R स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ये जेड स्क्वायर रहेगा, सो जेड स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 3/2। तो ये बन जाता है म्यू 0 I R स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस जेड क्यूब। ये एक्सप्रेशन आपको दिखाई देगा, एक्सप्रेशन है कहाँ पे है, इक्वेशन 10.56 के ऊपर। पर ये इक्वेशन 10.56 जो है वो उन्होंने कैसे अरेंज किया है उसे ज़रा देख लेते हैं। तो क्या कर लिया यहाँ पे, अब इसी एक्सप्रेशन में देखो b इज रिटन एज म्यू 0 I पाई आर स्क्वायर, म्यू 0 I पाई आर स्क्वायर, यानी एक मिनट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, b इज रिटन एज म्यू 0 I, अब इसमें क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, देखो पाई आर स्क्वायर, यानी मैंने यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई किया, ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा, सो 2 पाई जेड क्यूब। अब पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है, इफ़ आर इज़ द रेडियस, ये थोड़ा मैं करेक्ट कर लेता हूँ, यही एक्सिस है आपका, एक्सिस ऑफ द लूप, और ये रेडियस है आपकी। सो इफ़ आई एम राइटिंग पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर यानी ये एरिया हो जाता है उस सर्कल का। सो आई कैन राइट दिस एज म्यू 0 I A, where A stands for area of this circular loop, 2 pi z cube. This is your magnetic field. यहाँ पे उन्होंने A को इंट्रोड्यूस कर लिया है, पर
ये एक्सप्रेशन आप कब यूज़ कर सकते हो, ये एक्सप्रेशन आप तभी यूज़ कर सकते हो व्हेन z इज़ फार ग्रेटर देन r, तभी ये एक्सप्रेशन आप यूज़ कर सकते हो। तो कुछ न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप एट अ डिस्टेंस ऑफ से 5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ लूप। सिर्फ इतना दिया है, रेडियस ऑफ द लूप नहीं दी है। इन दैट केस आप डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो, बिकॉज रेडियस इज़ नॉट गिवन। इसका मतलब ये होता है कि रेडियस इज़ निग्लिजिबल एज कंपेयर टू दैट डिस्टेंस, दिस वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये एक एक्सप्रेशन उन्होंने यहाँ पे डिराइव करके दे दिया है। मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ पे क्यों बन रहा है ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि हाँ ये यहाँ से लाइंस ऊपर जा रही है ना, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और यहाँ से अंदर आती है यानी ये साउथ पोल हो जाएगा, बिकॉज दिस इज एक्टिंग एज अ मैग्नेट। सो इसलिए ये मैग्नेटिक डाइपोल है, ये यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है। अब थोड़ा आगे का और एक पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। नाउ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप इज डिफाइंड एज, मैग्नेटिक मोमेंट जिसका सिंबल है स्मॉल m, इट इज डिफाइंड एज I इंटू ए। मैग्नेटिक मोमेंट जिसका सिंबल है स्मॉल m, इट इज डिफाइंड एज I इंटू ए। जैसे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रहता है P विच इज इक्वल टू Q इंटू 2L। सो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये भी डिफाइन किया गया है, एंड दैट इज इक्वल टू I इंटू ए, वेयर A स्टैंड्स फॉर एरिया। तो क्या हम इस एक्सप्रेशन में मैग्नेटिक मोमेंट को ऐड कर सकते हैं? यस, वी हैव I इंटू ए, सो आई कैन राइट B इज इक्वल टू म्यू 0 m अपॉन 2 पाई z क्यूब। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और डिवाइड भी कर लेता हूँ। तो क्या मिलेगा मुझे? म्यू 0 ट्वाइस m अपॉन 4 पाई z क्यूब। 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, तो मुझे मिलता है b इज इक्वल टू म्यू 0 ट्वाइस m 4 पाई z क्यूब। अब यहाँ पे एरिया, ऑफ कोर्स एरिया इज टेकन एज वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन क्या रहेगी एरिया की? इट इज़ नथिंग बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दैट एरिया। डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया इज टेकन एज, ये कई बार हमने किया भी है। सो डायरेक्शन ऑफ एरिया इज टेकन एज परपेंडिकुलर टू द एरिया। ये है एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ। सो म्यू 0 ट्वाइस m 4 पाई अपॉन z क्यूब। अब ये ऐसा क्यों किया? बिकॉज उनको एक एनालॉजी यहाँ पे सेट करनी थी, एनालॉजी बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो एक्सप्रेशन उन्होंने दिया है वो भी यहाँ दिया है इक्वेशन 10.57 के नीचे। इट इज़ E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस P अपॉन R क्यूब। ये एक्सप्रेशन आपको दिखाई देगा। अच्छा, उन्होंने R की जगह Z यूज़ किया है बिकॉज डिस्टेंस उन्होंने लिया है। This is the magnetic field along the axis of dipole. Sorry, this is the electric field along the axis of electric dipole. और ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं कि बोथ आर एनालॉगस। ये एनालॉजी उनको दिखानी थी कि जैसे यहाँ पे ये आ रहा है, सो म्यू 0/4 पाई ये मैग्नेटिज्म का एक कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक कांस्टेंट है, P मैग्नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। सो यहाँ पे m जो है दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और z जो है दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट डाइपोल। तो z यहाँ पे ये वर्टिकल डिस्टेंस रहता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये अगर मान लो ये -q है और ये +q है, सो z इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। यानी यहाँ पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो z इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। मैंने दिखाया है लेकिन आपको दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये अगर -q है और ये +q है, सो z इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो ये है डिस्टेंस z फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल का डिस्टेंस z आपको समझ में आ गया होगा। बट एनीवे कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये बस एनालॉजी के लिए उन्होंने ये डिराइव कर लिया, हालांकि आप ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो अगर करंट एंड एरिया दिया है। आप ये एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हो टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इफ़ दे हैव गिवन यू मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली। इवन कई बार सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछा जा सकता है। मैग्नेटिक मोमेंट इज I इंटू ए। यहाँ पे उन्होंने वेक्टर दिखा है इक्वेशन 10.57। यस, उन्होंने वहाँ पे वेक्टर दिखा है, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा।
एक और चीज़ है कि इफ़ दिस इज़ अ सिंगल टर्न, इफ़ वी हैव n नंबर ऑफ टर्न्स देन मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स NIA. इफ़ वी हैव n नंबर ऑफ टर्न्स देन मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स NIA. तो ये था पूरा डिस्कशन। ये एनालॉजी आप बस याद रखो कि क्या एनालॉगस क्वांटिटीज़ है। बाकी जो डेरिवेशन है वो बहुत ज़रूरी है, इवन यहाँ तक का भी पार्ट बहुत ज़रूरी है, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने कहा था कि ये आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, तो अगर उनको लगा कि ये भी पूछना चाहिए तो दिस कंप्लीट डेरिवेशन कैन बी आस्क फॉर 4 मार्क्स, इवन ओनली दिस मच डेरिवेशन विल बी आल्सो आस्क फॉर 4 मार्क्स। तो बी प्रिपेयर्ड विद दीज डेरिवेशंस और हम आगे बढ़ेंगे। आगे का जो टॉपिक है दैट इज़ एम्पियर्स लॉ। ऑफ कोर्स ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। अब देखो ये लास्ट एप्लीकेशन थी बायोट-सावर्ट लॉ की। एम्पियर्स लॉ इज़ अगेन अनदर एप्लीकेशन। जैसे आपको गॉस थ्योरम था, गॉस लॉ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे ही है एम्पियर्स लॉ। तो ठीक है, अब यहाँ तक ये टॉपिक ख़त्म हो गया है बायोट-सावर्ट लॉ। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एम्पियर्स लॉ शुरू कर दूँगा।